कहते हैं हो गया आज रन का, अब युद्ध की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटा को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। बात करें सेवा क्षेत्र को, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात करें अमेरिका के, चीन के, तो इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। अगर पूछेगा कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग को बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी में लिख करके याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। देखिए, पिछड़ा का मतलब हो गया आपका बीमारू, यानी कि BAMARU, बीमारू। तो बी आई से आपका बिहार हो जाएगा। उसके बाद नाम से मध्य प्रदेश, से असम, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा, ये सभी आपका पिछड़ा राज्य में आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 25,494 रुपया, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, MVVI प्रश्न है ये, MVVI आपके एग्जाम में पक्का इस बार आएगा। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति यह सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। अगर पूछे किस राज्य का प्रति व्यक्ति यह कम है, तो वो अपना बिहार है, याद रखिएगा, बिहार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति यह सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। और पूछेगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति यह सबसे कम है, तो वो हो जाएगा आपका शिवहर, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी तीन व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, क्योंकि उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, ये तीनों है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी कर रहे हैं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग जो है कॉपी कलम ले करके बैठिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और 2 रुपया और 2 रुपया से अधिक के नोट, 2 रुपया और 2 रुपया से अधिक के नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और अगर हम बात करें 1 रुपया की, तो 1 रुपया का नोट जो है वो वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 25। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि विकास बैंक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पक्का पूछेगा, इसको आप लोग जो है MVVI लगा लीजिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 196। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आप सभी को पता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कृषि क्षेत्र की तो कृषि क्षेत्र पहला क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र जो है वह आपका दूसरा क्षेत्र है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 5। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मोल सेवा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ये तीनों जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 हैं। ये भी आपका MVVI प्रश्न है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी कोका कोला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला ये तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, ऑप्शन बी व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। उसके बाद ऑप्शन सी सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था का साथ समन्वय। तो देख लीजिएगा इसमें कौन जो है बड़ा है ना? तो देखिए बड़ा ऑप्शन बी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोका कोला ने। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को जो है कोका कोला ने खरीद लिया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मार्च को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1811 और 4000। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हॉलमार्क का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग में, और उसके बाद 0 से लेकर के 20 लाख तक है तो वो जिला फोरम में शिकायत करेगा, और 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करेगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क लगता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें कोई शुल्क नहीं लगता है, 0 रुपये।
तो वीडियो जो है मतलब कि ये आपका लास्ट प्रश्न था, और तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।